पाकिस्तान से। अरे ये वही पाकिस्तान है 2014 से पहले कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, आज वो आटा आटा चिल्ला रहा है। आपने बोला मोदी जी जब जो बाइडेन के साथ थे तो उन्होंने इस पर सवाल पूछा, उस पर सवाल पूछा। मैं पूछता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के साथ मिले तो उन्होंने क्या, जो उनके बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जो बात लेकर अधीर रंजन चौधरी कोर्ट चले गए हैं, क्या उस पर बात करी? आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। आपसे मेरा एक सवाल है कि प्रतिस्पर्धा की राजनीति यहां होती आई है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की 40% करप्ट सरकार थी, मध्य प्रदेश में 220 महीनों में 225 घोटाले किए। आप एक बात समझ लें कि इस देश में अगर आप ये हिंदू मुस्लिम का चटपटा वो लेकर आए थे तो आप गोलगप्पे रोज नहीं खा सकते, आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों में नहीं खा सकते। अल्टीमेटली इस देश को दाल चावल चाहिए और लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हिंदू मुस्लिम के चटखारे हैं इससे उनका कुछ भला नहीं होना है। और एक और खास बात, आज आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं, है कौन पाकिस्तान? पहली 10 सेनाओं में उसका नाम नहीं है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस स्तर पे उतार दिए जाएं कि पाकिस्तान से तुलना करने चलें। अरे वो है ही क्या हमारे सामने। बहुत अच्छा इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा पाकिस्तान से तुलना नहीं होनी चाहिए, इनके लिए वाकई तुलना नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे पाकिस्तान में कि आप मदद करो मोदी को हटाने के लिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या आपको दुख नहीं है आपके कार्यकर्ताओं को जो मारा गया? देखिए, बंगाल में हिंसा होती है, किसी भी पार्टी जिसके साथ हिंसा होती है उसे दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी कई बार मध्य प्रदेश में हिंसा करवाती है, मुझे दुख होता है। हमारे देश की जनता का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कमलनाथ जी ने इसका जिक्र नहीं किया, अधीर रंजन चौधरी ने तो बंगाल का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक मणिपुर का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने, भाई आप क्या बात कर रही है? बंगाल में हमारे ही नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब पार्टियों के लोगों की कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मध्य प्रदेश में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई? वो राजनीतिक हत्याएं हुई क्या? ये सिर्फ बंगाल और केरल में होता है, देखिए, क्योंकि जहां कम्युनिस्टों का शासन आया उन्होंने हत्या की राजनीति शुरू की। इसीलिए मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में बताइए, वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हम लिस्ट दे सकते हैं जिनकी हत्या। मध्य प्रदेश में बताइए 10 कार्यकर्ता बताइए जिनकी हत्या हुई है। कोई चीज में तुलना करने की लिमिट होती है भाई। बीजेपी के मुख्यालय में बलात्कार हुआ, क्या बात करते हैं आप? ये सारी चीजें आप बलात्कारियों की पार्टी, आप कुछ भी बोलने के लिए शुरू हो जाते हैं। आप देखिए, क्या बात करते हैं? कोई भी बात कही, एक सेकंड, आप सवाल आपका। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी प्रेस मीडिया को पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो भारत में वो कब दिन आएगा जब प्रधानमंत्री पत्रकारों को वो करेंगे? इसी दिल्ली में जनवरी 2015 में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बराक ओबामा को बराक बोला था। तब इन्होंने ये कहा था बराक बराक कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। भूल गए भाई? जी भूल जाते हैं भाई। और सुनिए, जी अच्छा, ये मैडम है, इनका हाथ को पहले तो आपको हाथ आपका जल्दी स्वस्थ हो, हम बोलते हैं। आपका सवाल क्या मैडम? मेरा सवाल ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 24 पार्टियों का यूपीए के जो भी एनडीए के खिलाफ गठबंधन हुआ था, तो कोई विशेष बात नहीं है लोकतंत्र में, तो अब ये क्या फजीहत हो रही है? अगर समान विचारधारा के लोग जो उनको गलत लग रहा है लोकतंत्र के लिए, तो अब ये से क्या है? और दूसरी बात, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, गलत बात नहीं कर रही हूँ। मैं बिहार में कुछ नीतीश जब आए थे तब मैंने पूरा घूमा बिहार, मेरा कुर्ता पीछे से घिस गया गाड़ियों में ऐसे ऐसे कूदते कूदते, और अब मैं गई हूँ प्लेन बिल्कुल सड़कें हैं। क्या पता अच्छा आए परिवर्तन देश के विकास के लिए। ये सवाल है कि गठबंधन तो पहले भी होते थे, लेकिन अब बीजेपी इसको इतना उखड़ क्यों रही है? इस गठबंधन से क्या डर रही है बीजेपी? सुनिए, अटल जी के नेतृत्व में जब हमने एनडीए बनाया, वो देश के इतिहास का पहला गठबंधन था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। जानते क्यों? क्योंकि गठबंधन के साथ ही यह तय हुआ कि गठबंधन का नेता अब की बारी अटल बिहारी था। इनसे पूछिए गठबंधन का नेता कौन? बाएं दाएं चे पे पता नहीं क्या, मोदी वर्सेस कौन? ठीक है, इसी सवाल पर आते हैं, ये बड़ा पॉइंट है, मोदी वर्सेस कौन। और आप तीनों से मेरा सवाल है, सत्यप्रकाश जी, मोदी वर्सेस कौन? इनका नेता है जिसको 10 साल से लोग सत्ता में देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री है, इनका नेता मोदी है, नरेंद्र मोदी है। आपका नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल है, राहुल जी हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, सुप्रिया सूले हैं, कौन है? मोदी वर्सेस 140 करोड़ की जनता है इस देश की। मोदी को हराने के लिए, रुक जाइए, अब देखिए, मोदी को हराने के लिए 140 करोड़ जनता। अभी आ रहे हैं
आप प्रधान नीति जब इस देश की बन जाएगी तो आपको प्रधानमंत्री भी पता चल जाएगा। एक से एक काबिल और कद्दावर लोग हैं वहां, तो एक मोदी जी और कोई है भी नहीं। पूरे भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन होते जा रही है, वहां तो कोई है भी नहीं। नेतृत्व विहीन पार्टी, नीति विहीन पार्टी, उसके खिलाफ हम लोगों की प्रधान नीति बनेगी। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा आज। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, मैं इस मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन मैं मैडम आपकी बात आना चाहता हूं कि राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आज लाइटर नोट पे बात हो रही है तो बहुत उत्तेजित बहस हो गई। लेकिन एक अच्छा सवाल है मैडम आपका, एक अच्छा वर्सेस कौन पे मैं कुछ बोल सकता हूं? हाँ, देखिए, एक तरफ है, सुनिए, एक तरफ है जांचे परखे खरे तपे तपाए आजमाए मोदी जी, दूसरी तरफ जानते कौन है? दूसरी तरफ वो भी हो सकते हैं जो चारा घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो कोयला घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकते हैं जो दारू घोटाले वाले हैं, वो भी हो सकती हैं जो भर्ती घोटाले वाले हैं, या फिर जैसे एक लाफ्टर शो में कहा जाता था ना, इधर मोदी उधर पहचान कौन, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं मैडम आपकी बात आता हूं। मैडम अनुमा आचार्य जी एक कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक समय पर आम आदमी पार्टी पूरे कश्मीर टू लेकर कन्याकुमारी बताती थी कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और कैसे वो परिवारवादी पार्टी है। उसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम कि कौन है मोदी वर्सेस कौन है? क्या मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखेंगे हम 2024 में? ये नैरेटिव ही नहीं है, तानाशाह वर्सेस लोकतंत्र है। क्योंकि तानाशाह राहुल गांधी भी नहीं है, आप तो बोलिए कम से कम। पहले से सुनिए ना, पहले से डिसाइड होने वाला तो तानाशाह होता है। लोकतंत्र का तरीका क्या है? लोकतंत्र में कोई भी बार बार चुना नहीं जाता। लोकतंत्र में जो लोग चुने जाएंगे वो सलाह करेंगे और वही उनका निर्णय होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। ये आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये पिच नहीं चलेगी। ये पिच लोकतंत्र के हिसाब से गलत है, ये राजतंत्र की पिच है, ये अश्वमेध घोड़ा जो कहते हैं उनकी पिच है, लेकिन ये लोकतंत्र की पिच नहीं है। इसलिए पिच बदलिए। मोदी अपराजय राहुल का नाम नहीं ले सकती, मोदी अपराजय राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकती। एक सेकंड, एक मिनट, मोदी अपराजय नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई अपराजय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी बनाम मोदी होगा? मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, आपने बोला ये मामला ही नहीं है। आप तो राहुल जी का नाम लेंगी। नाम लोकतंत्र है और अच्छा, ये बात लोकतंत्र, ओके। हाँ सुनिए, इन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से चुना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतंत्र से चुने गए थे, पीवी नरसिम्हा राव लोकतंत्र से चुने गए थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे। और इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 1966 में गूंगी गुड़िया के रूप में लोकतंत्र से चुनी गई थी। और फरवरी 1946 में कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से चुने गए थे। क्या लोकतंत्र है, गजब का लोकतंत्र है भाई इनकी पार्टी में जी। तो लोकतंत्र से सिर्फ 2 प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जन जन ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री घोषित होकर प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। जी एक सवाल, तो फिर तो कांग्रेस की डेफिनेशन में आप भी लोकतांत्रिक हैं, आप भी अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाकर ही चुनाव लड़ते हैं, नेता बनाकर ही चुनाव लड़ते हैं, तो आप भी अलोकतांत्रिक हुए, तानाशाह हुए, बताइए। तो अगला चुनाव फिर आप लोग भी ऐसे ही लड़ेंगे? हो सकता है कोई और बन जाए। नहीं, हम आपका वही जवाब देते हैं। मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस महंगाई, मोदी वर्सेस 45 ईयर ओल्ड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी वर्सेस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 14,450 करोड़ का था और ढह गया एक हफ्ते के अंदर। मोदी वर्सेस सप्तऋषि की वो मूर्तियां जो 7 दिन में उड़ गई, 7 मूर्तियां जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मोदी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया, मोदी वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी, मोदी वर्सेस पानी। जहां तक मैं चाहूंगी ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल, जो मोदी वर्सेस पानी, मोदी वर्सेस महंगाई, आपने पूरी कहानी बताई। लेकिन अभी तो कहानी आपके अध्यादेश पे अटकी है। ये अध्यादेश का साथ देंगे तो आप इनके साथ जाएंगे, अगर अध्यादेश का साथ नहीं देंगे तो कांग्रेस भी बीजेपी की श्रेणी में आ जाएगी। सही या गलत? बिल्कुल सही। संविधान के साथ है या भाजपा के साथ? तो विपक्षी एकता की कहानी आज हमने आपको आपकी जुबान। जी 10 सेकंड। ये सब पटना में मिल तो रहे हैं, पर हकीकत दिल में क्या है ना, जानते क्या? वो पुराने गीत था, मिलो न तुम तो हम घबराएं और मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद एक अच्छी राजनीतिक चर्चा हुई। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सब अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रख सकते हैं।
व्यूअर्स, अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हाइलाइट्स यानी राउंड अप दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से जैसी तस्वीरें और बयान आए वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। और देश का सीना 56 इंची हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका के लिए रवाना हुए और 21 जून को उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड योगा डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 130 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई बड़े लोगों से मुलाकात की। इसमें एलन मस्क भी शामिल थे, जिन्होंने खुद को मोदी का फैन बता दिया। इसके अलावा मशहूर गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब ने कहा कि भारत को कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली रहा है। इन्वेस्टर रे डालियो ने कहा कि जब से पीएम मोदी का समय आया है तब से भारत का समय भी आ गया है। मशहूर लेखक नील टायसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए जो तोहफे लेके गए, जो गिफ्ट लेके गए, उससे हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का पता लगता है। चंदन की लकड़ी से बने खूबसूरत बॉक्स में जो बाइडेन के लिए जो उपहार थे, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था और नक्काशी की थी, चंदन की लकड़ी को खासतौर पर मैसूर से मंगवाया गया था। अब देखिए गिफ्ट बॉक्स में चांदी के गणपति और दीप के अलावा क्या क्या था। ये चीज भारतीय संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है सुनना। मैसूर से चंदन की लकड़ी यानी भूदान, बंगाल का सिल्वर नारियल यानी गौदान, गुजरात का नमक यानी लवणदान, झारखंड का सिल्क यानी वस्त्रदान, पंजाब का घी यानी अजय दान, महाराष्ट्र का गुड़ यानी गुड़दान, उत्तराखंड का चावल यानी धान्यदान, राजस्थान का सोने का सिक्का यानी हृदय दान, राजस्थान का चांदी का सिक्का यानी रुपया दान, तमिलनाडु का तिल यानी तिलदान को शामिल किया गया था।